हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीएसएम लर्नर्स। आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम अभी तक सीबीएसई सैंपल पेपर से रिलीज किए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही आज हम इलेक्ट्रिसिटी के 15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और ऑलमोस्ट आपका सारा इसमें कोर आपको रिवाइज हो जाएगा। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू है। When a 4 volt battery is connected across an unknown resistor, voltage पता है आपको और resistor के बारे में you have no idea, it is an unknown resistor, current 100 मिली एम्पियर है, आपको resistance बताना है। देखो अब यहाँ पे वैसे सबको बेसिक तो याद ही होगा कि V is equals to IR, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको कि आपका करंट मिली एम्पियर में है और 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू -3 एम्पियर, यानी आपको 100 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना होगा एम्पियर्स में। 100 इंटू 10 रेज टू -3 कैसे सॉल्व होता है? आप 100 को लिख सकते हैं 10 रेज टू 2, जितने जीरोज हैं उतना पावर में 10 रेज टू -3। आपको क्या करना है, अगर बेस सेम होता है तो आप पावर को ऐड करते हैं। 2 प्लस -3, दिस इज वेरी सिंपल मैथ। मैं इतना बेसिक्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर किसी स्टूडेंट को ये वाली चीज में कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। फिजिक्स में ये वाला प्रॉब्लम आपके पास आ सकता है। नाउ 2 प्लस माइनस माइनस, योर आंसर इज 10 रेज टू -1 और यू कैन राइट इट एज 0.1 एम्पियर। फिलहाल हमारे पास V है 4 और I है 0.1। आपको रेजिस्टेंस निकालना है। अब तो इजी है, हम इसे पुट कर देते हैं। 4 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू R, 4 अपॉन 0.1, डेसिमल हटाएं तो ये हो जाएगा 40। सो योर रेजिस्टेंस इज 40 ओम। जिसने सॉल्व कर दिया वेरी गुड, जो नहीं कर पाए आपको ये आना चाहिए था वैसे, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। आपको पावर की यूनिट बतानी है। तो इसका आंसर थ्योरेटिकली कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी का ही है। लेकिन जिसको उसमें डाउट आता है कि मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जाम टाइम में, तो भी आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। वोल्ट, हर एक ऑप्शन का हम लोग सिंबल लिखते हैं, वोल्ट और एम्पियर। वोल्ट इज फॉर V एंड एम्पियर इज फॉर I। किलोवाट आवर, ये तो आपको पता है, ये किसकी यूनिट होनी चाहिए? ये एनर्जी की यूनिट होती है बेटा। जिसमें आवर मल्टीप्लाई हो जाता है वो पावर नहीं रह जाता, अब वो एनर्जी बन चुकी है। वॉट पावर का होता है, लेकिन सेकंड तो टाइम का होता है ना, तो P और T है, ये पावर की यूनिट हो ही नहीं सकती। जूल सेकंड, जूल भी और टाइम के लिए सेकंड, तो ये तो वर्क इनटू टाइम हो गया, ये पावर नहीं है। पावर कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि एक फॉर्मूला है आपके पास, P इज इक्वल्स टू VI, और अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट एम्पियर ही आएगी। तो इसका आंसर वोल्ट एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज Q। कुछ काम किया गया चार्ज Q को मूव करवाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट A। तो कोई तो पॉइंट था इन्फिनिटी, बहुत दूर, और उससे हम पॉइंट A पर लेकर आए किसको? चार्ज Q को। The potential of the point A is given as V। यहाँ पे जो potential difference given है वो V है। बताइए what is the work done to move this charge from infinity in terms of Q and V। Confusing हो सकता है क्योंकि infinity, लेकर आना, लेके जाना, इतना सब कुछ बोला है, लेकिन वो असल में आपसे सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप फॉर्मूला लिख दीजिए वर्क डन का। पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक आपकी एनसीईआरटी पे जहां पर है, विच इज द सेकंड और द थर्ड पेज ऑफ योर बुक, वहां पे उन्होंने लिखा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, दिस इज इन योर एनसीईआरटी। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आप वर्क का फॉर्मूला बताओ V और Q के टर्म्स में, तो उसका तो यही होना चाहिए ना आंसर, बस यही करना था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को तो कहती ही हूँ, मैं आपको भी कह रही हूँ, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आते हैं। वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस है जो पूछा जाता है, तो वो जो एक ग्रीन टेबल आपके बुक में है उसमें गिवन सिंबल्स अच्छे से आप याद कर लें और समझें कि सर्किट डायग्राम में क्या गलती नहीं करनी है। मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, चीजों को देखते चलें। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सेल यूज करना है, बैटरी यूज नहीं करनी है। सेल और बैटरी में क्या फर्क है? सेल होगा सिर्फ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम बना देंगे तो ये बैटरी हो जाएगी, बट अभी आपको क्या यूज करने के लिए बोला है? सेल। साथ में की यूज करने के लिए बोला है विच इज अ स्विच। एमीटर लेना है, एमीटर किस में लगता है आपको ये याद होना चाहिए कि ये हमेशा सीरीज में लगेगा। आपको एक रेजिस्टर लेना है 4 ओम का विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स 8 ओम इन पैरेलल, और फिर एक वोल्टमीटर लगाना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ड्रॉ करते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले लेंगे हम सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर है? इससे कनेक्ट कर लीजिए आप एक की। इन्होंने एमीटर की बात करी थी। अब ये आप कहीं पे भी लगा सकते थे, सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी बेंड नहीं, ये आपकी इच्छा है। ये मेरा डायग्राम है तो मैंने एमीटर ऐसे बनाया है, ठीक है, ये मेरा एमीटर है। फिर इन्होंने रजिस्टर की बात करी थी तो मैं यहाँ रजिस्टर्स बना रही हूँ। पहला इन्होंने बोला था कि आपका 4 ओम का रजिस्टर होना चाहिए, और साथ में उन्होंने कहा था कि हमने 2 पैरेलल रजिस्टर्स लगाए हैं, उसके कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो ये 2 पैरेलल रजिस्टर्स हो गए हमारे, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने? वोल्ट मीटर बोला जो हम पैरेलली लगा लेंगे, ये तो हो गया ये। अब इसके साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में लगना चाहिए, किसके? रेजिस्टर्स के। उन्होंने यही बोला है कि आप रेजिस्टर्स के पैरेलल में लगाइए, इसलिए मैं यहां लगा रही हूँ, क्लियर। इफ दिस इज पॉजिटिव, करंट कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये वाली बातों को ध्यान में रखना, डायरेक्शन बनानी है सर्किट में। दूसरी बात, इफ दिस इज पॉजिटिव दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दैट्स इट, बन गया हमारा डायग्राम। आगे ये बात करते हैं कि each of them dissipate maximum energy and can withstand the maximum power of 16 वोट। 16 वॉट का इस यहाँ पे पावर अवेलेबल होगा। Find the maximum current that can flow through the 3 resistors। आपको यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताना है। पहले तो मैं यहाँ मार्क कर दूं कि ये वाला रजिस्टर आपका था 4 ओम का, और ये था 8 ओम, दिस इज ऑल्सो 8 ओम, ठीक है। आपको हर में बताना है कि मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले सीरीज की बात कर लेते हैं। पावर के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझको रेजिस्टेंस पता है और मुझे करंट निकालना है, तो फिर मैं पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, क्लियर। इसे आप R1 R2 करके ले लेते हैं। कंसिडर दिस एज R1, दिस इज R2, R3। तो P1 निकाल रही हूं मैं अभी R1 का यूज करके, सॉरी हाँ I1 निकाल रही हूँ, ठीक है। P1 is 16 is given I square, R1 is 4, ये यहाँ पर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, I स्क्वायर है तो I की वैल्यू 2 एम्पियर हो जाएगी, तो विच मीन I1 is 2 एम्पियर। सीरीज में सीरीज वाले रजिस्टर में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे कि P2 is equals to I स्क्वायर R, और मैं यहाँ पे R2 या R3 कुछ भी ले लूंगी, क्योंकि दोनों ही सेम है ना, तो इनमें करंट जो भी होगा वो सेम ही होगा, इसलिए हमें मल्टीपल टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करें, आपके पास पावर तो अभी भी 16 है, I स्क्वायर और R है आपका इस बार 8, ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इक्वल्स टू I स्क्वायर, तो आपकी I की वैल्यू है √2 एम्पियर, I की वैल्यू है √2 एम्पियर। आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और अगर किसी को याद है वैल्यू तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं ये, ठीक है, ओके। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन था, सर्किट डायग्राम बनाना था, पावर निकालना था। पावर के बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, कौन सा यूज करना है डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the values of current I flowing in a given resistor for the corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। आपको I दिया है, आपको V दिया है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए कह रहे हैं। देखिए अभी राइट नाउ मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आप अपना स्केल यूज कर सकते हैं, ग्राफ अपनी नोटबुक पे प्लॉट करेंगे। डोंट वेट फॉर ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपको अपनी नोटबुक में ही करना है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो ये लाइन बने, ये लाइन बनेगी ऐसी स्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि
वोल्टेज और ये करंट, V और करंट क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसने कही थी ये बात कही थी ओम ने। ओम्स लॉ में आप लोग यही तो पढ़ते हो। तो अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी। आप लोग अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे जैसे मैथ में ग्राफ प्लॉट करते हैं, और डॉट लगाएंगे और लीनियर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? ग्राफ तो ड्रॉ हो गया। आगे वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। नाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस आपको हर वैल्यू को कैलकुलेट करके नहीं देखना है, जस्ट कैलकुलेट वन वैल्यू। मेरे को पता है कि मेरे को फर्स्ट केस में गिवन है I 0.5 और V गिवन है 1.6। कैन आई कैलकुलेट R? ऑफ कोर्स। सिक्सटीन बाय 5 तो 5 by 15 3.2 समथिंग ना, exactly 3.2. In a given ammeter, a student sees the needle indicate 17 divisions in ammeter. Again, जैसा लाइट में एक क्वेश्चन था जो कि 2016 के क्वेश्चन पेपर से था, सैंपल पेपर से था, ऐसा ही ये भी एक क्वेश्चन है जो 15-16 के सैंपल पेपर से ही है। पहले ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, और अब से फिर से सीबीएसई ने कहा है कि वो इस तरीके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि जब भी हम एमीटर की रीडिंग देखते हैं तो हम रीडिंग को कैसे जज करते हैं। यहाँ मैं जो भी आपको सिखा रही हूँ प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन पूछ लिया जाता है केस स्टडी के फॉर्म में। तो अब देखिए, इन अ गिवन एमीटर अ स्टूडेंट सीज दैट अ निडल इंडिकेट्स 17 डिविजन्स इन एमीटर while performing an experiment to verify Ohm's law if ammeter has 10 divisions between 0 and 0.5 ampere। वो कहते हैं कि अगर एक एमीटर है, एमीटर ऐसा होता है ना जैसे आपके स्पीडोमीटर ऑडोमीटर आपने व्हीकल पे देखे हैं वैसा होता है, तो फिर वो कह रहे हैं कि 0 से 0.5 एम्पियर के बीच में अगर 10 डिविजन्स हैं, इस तरीके से करके 10 डिविजन्स हैं, तो क्या वैल्यू होगी 17 डिविजन की, आपको ये निकालना है। देखो, टू फाइंड दिस हम सबसे पहले तो लीस्ट डिवीजन निकालते हैं। ठीक है, लीस्ट डिवीजन निकालना मतलब हम वैल्यू निकालेंगे कि सबसे कम डिवीजन की क्या वैल्यू होती है। अगर 0.5 एम्पियर तक 10 डिविजन्स हैं तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, दिस इज 0.05। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिवीजन। और अब आप क्या करिए, इस 0.05 को मल्टीप्लाई कर दो 17 से, यू विल गेट योर आंसर 0.85। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो, दो अनइक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रेजिस्टर्स। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से कुछ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे, मान लेते हैं, हमें गिवन नहीं है, मान लो यहाँ पे कि 10 ओम का रेजिस्टर है जो कि काफी ज्यादा है, और यहाँ पर आपके पास 7 ओम का रेजिस्टर है। तो ये कह रहे हैं कि आपको और कुछ नहीं दिया, हमने आपको वोल्टेज नहीं दिया, करंट नहीं दिया, आप बताइए वोल्टेज का क्या फर्क होगा, इन दोनों रेजिस्टर्स में वोल्टेज का क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब कई तो कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे कि ये तो एक न्यूमेरिकल आ गया और हम सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, पर ना तो ये न्यूमेरिकल है ना इसका सोल्यूशन मुश्किल है। वोल्टेज विल बी सेम फॉर बोथ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कभी बदलता ही नहीं है। आपको ये याद रखना पड़ेगा ये वाली बात कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड होता है। ये जो I है ये I1 और I2 में डिवाइड होता, लेकिन अगर V है तो ये इधर भी जाएगा उतना ही सेम वोल्टेज और इतना ही सेम वोल्टेज इसका होगा। तो इसका आंसर होगा कि वोल्टेज विल रिमेन सेम, कोई वोल्टेज ड्रॉप कहीं कम या ज्यादा नहीं होगा। दिस विल बी द आंसर। तो थोड़ा सोचना, फिजिक्स मुश्किल नहीं आती है, वो उसके सिर्फ वो क्वेश्चन को घुमा देता है इतना ज्यादा कि आप एक्चुअली सोचने लग जाते हो कि कुछ सॉल्यूशन होगा इसके पीछे। और दूसरा, फिजिक्स पहले ही आप लोग मान के चलते हैं कि फिजिक्स तो मुश्किल ही आएगी, और असल में वो इतनी मुश्किल आती नहीं है, बट क्योंकि आपको लगता है कि क्वेश्चन अजीब सा है तो वो मुश्किल ही होगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the figure below shows 3 cylindrical copper conductors along with their face areas and length. Compare the resistance, resistivity of these 3 conductors. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। रेजिस्टेंस इन तीनों में क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया पर, और एक रेजिस्टिविटी भी होती है। पर पहले तो मैं रेजिस्टिविटी की बात करना चाहती हूँ। रेजिस्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है,
रेजिस्टिविटी एक्चुअली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है। और अगर आप क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दो तो इन्होंने कहा है कि तीनों ही कॉपर के हैं। अगर तीनों का ही सेम मटेरियल है, तीनों का ही मटेरियल कैसा है, सेम है, दिक्कत क्या है, फिर तो रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी ना सबके लिए। तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, इट विल बी सेम फॉर दीज थ्री कंडक्टर्स, बट रेजिस्टेंस वेरी करेगा और उसे अब हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर मैं पहले आर ए की या अगर मैं पहले ए की बात करूं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये तो इसकी बात है। बी की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल इस बार 3L है और एरिया है ए बाई 3। इसे आप सॉल्व करें तो ये आएगा रो 9L बाय ए, और आई कैन राइट इट एज रो R is equals to 9 रो L by A, और आप लिख सकते हैं कि R is 9 times R1, इसे R2 ले लीजिए, ये R1 था और ये जो भी हम निकाल रहे थे ये सब थे R2। तो आप ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि हमारा सेकंड का रेजिस्टेंस 9 टाइम्स ज्यादा है फर्स्ट वाले से। सी वाले पार्ट को ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई वुड लाइक यू टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट और फिर चेक कर लीजिएगा। R is rho L by A again, rho L by 3A, which is rho L by 9A, or I can write as 1 upon 9 rho L by A, और या फिर मैं लिख सकती हूँ R3 is R1 by 9, यानी कि जो भी आपका R3 है वो 9 टाइम्स कम है R1 से। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। एक्चुअली गेम था रेजिस्टिविटी वाले पे, रेजिस्टेंस मेरे को लग रहा है सब क्रैक कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी के बारे में कोई नहीं सोचता। तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में। कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, लेंथ L, थिकनेस D, रेजिस्टिविटी रो। नाउ दिस कंडक्टर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी? अभी बताया था, न्यू रेजिस्टिविटी विल बी सेम। रेजिस्टिविटी में तो कोई वो ही नहीं होना चाहिए ना, ए पार्ट का आंसर क्या होगा कि रेजिस्टिविटी विल बी सेम, क्योंकि आपने मटेरियल चेंज नहीं किया है। मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता। फाइंड द रेजिस्टेंस इफ ऑल दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। तो देखो, अगर आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हो, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो मैं बस इस तरीके से लिख दूंगी अपने आंसर को, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने अगर वैल्यू नहीं दी है तो सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो आपका आंसर बस ये होगा कि फॉर्मूला लिख दीजिए। एक मिस्टेक मैंने कर दी है, वन अपॉन RP, या एंड C out of the combination of resistor mentioned above in the previous for given a voltage which combination will consume more power, सीरीज या पैरेलल, पावर किस में ज्यादा यूटिलाइज होगा? देखो, पावर की बात है तो पहले पावर का वो फॉर्मूला लिख देते हैं जहां पे रेजिस्टेंस है। सो पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। इस फॉर्मूले को देख के साफ साफ समझ आ रहा होगा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब पावर उसी का ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में कम होता है? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमेशा कम आएगा, और इसीलिए हम उसको अपने डोमेस्टिक सर्किट में भी अप्लाई कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कम आ रहा है, इसका मतलब पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। समझ आ गई बात? इसी चीज को लाइंस में एक्सप्लेन कर देना। In the given circuit, A, B, C, D are 4 lamps connected with a battery of 60 volt. Answer the following questions. First, what kind of combination? किस combination में lamps arranged है? ये तो आपको दिख रहा है, ये सब parallel है एक दूसरे से, तो ये तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल सा था, parallel में। Explain with reference to your above answer what are the advantages. ये again ये theory का आंसर है। क्या advantages हैं parallel combination के? First, resistance बहुत कम आएगा। सेकेंड, अगर आपका एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो दूसरा अप्लायंस खराब नहीं होगा। थर्ड, सबके करंट जो होंगे अकॉर्डिंग टू अप्लायंस डिवाइड होता है इसमें, तो एक्सेसिव करंट फ्लो करने का डर नहीं है पैरेलल में। तो ऐसे आपके पास ये 3 मेजर रीजंस होते हैं कि हम घर में पैरेलल क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर क्या एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का। थ्योरी थी ये भी।
अब आते हैं इस पर, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लोज ब्राइटेस्ट। देखो जब ये ब्राइटेस्ट, ग्लो करना, ये सब बातें की जाए ना, तो करंट पर ध्यान ना देके पावर पे ध्यान देना है। जिसकी पावर ज्यादा होगी वहां पे अपने आप ब्राइट मतलब ग्लो ज्यादा होगा बल्ब का। तो अगर ये बात ग्लो की कर रहे हैं तो हम पावर को कंपेयर करेंगे। तो थर्ड वाले के लिए हम देखते हैं पावर, ठीक है। अब आपके पास वोल्टेज है और आपके पास करंट है, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला। मुझे बताओ वोल्टेज तो सबके लिए सेम ही है, यानी जो फर्क डालेगा वो तो करंट डालेगा। और करंट किस में ज्यादा फ्लो हो रहा है, ए में 3 एम्पियर है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, सबसे ज्यादा करंट सी में पास हो रहा है, यानी इसका आंसर है सी। लेकिन आपको बोला प्रॉपर कैलकुलेशन बताइए, तो हम प्रॉपर कैलकुलेशन बताते हैं कि हमारा 60 इंटू में 5 इज 120 वॉट पावर हमारे पास सी बल्ब में जा रहा है। समझ आया कि सी ज्यादा क्यों है, पावर V इज इक्वल्स टू आई होता है, V 60 है सबके लिए, तो उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, फर्क पड़ेगा करंट से, करंट जिसमें ज्यादा उसमें पावर ज्यादा। क्लियर। फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पे कह रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखो इसके दो अप्रोच हैं। पहला तो कई बच्चे ये करेंगे कि इन सबका अपना अपना रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे पैरेलल में। पर एक दूसरा अप्रोच ये भी है कि हमारे पास वोल्ट तो पता है 60, आप टोटल करंट निकाल लो, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। देखो भाई कितना हो रहा है ये टोटल, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, 3 प्लस होता है 15 एम्पियर हो रहा है ये टोटल। और अब आप यहाँ से आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करो ना, ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 60 अपॉन में 15 दैट इज 4, तो टोटल रेजिस्टेंस है 4 ओम। डन। ज्यादा आसान ये है, वो बहुत टाइम लेगा, साइंस का पेपर इतना भी वैसा नहीं आएगा कि आप लोग ऐसे टाइम वेस्ट करें, तो इजी मेथड्स को थोड़ा सा याद रखना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज 2 रेजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम, शी हैज टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2, मुझे यहाँ पे रखना है, ठीक है। As shown in the circuit, the current that she needs in the entire circuit is exactly 9 एम्पियर। आपको पता है कि इसमें आपको करंट 9 एम्पियर देना है पूरे सर्किट में, और वोल्टेज भी इन्होंने फिक्स बता ही रखा है 12 वोल्ट। बस आप ये बता दो कि R2 पे कौन सा रेजिस्टेंस सही रहेगा, 2 या 3। देखो टू कैलकुलेट दिस, पहले तो मैं I और V क्योंकि वो फिक्स हैं, तो हम देख लेते हैं कि ये टोटल कितना रेजिस्टेंस अलाउ कर रहा है। इट इज 12/9 विच इज 4/3 ओम। ओके, अब आप देखें R1 और R2 पैरेलल में है, यानी जो भी टोटल रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल का होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। आप ऐसा कर लो कि एक बार 2 और एक बार 3 को R2 की जगह पुट करके देखो, और देखो किसको सॉल्व करने से आंसर 4/3 आ रहा है। जिसे सॉल्व करने से आंसर 4/3 आ जाएगा वही हमारा करेक्ट रजिस्टर होगा। मैं पहले 2 को रख के देख रही हूँ कि 1/R1 में तो 4 है ही, और 2 R2 को मैं 2 लेती हूँ, इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4। ये याद रखना ये पैरेलल था, तो इसका आंसर असल में रेसिप्रोकल के बाद आएगा। मैच कर रहा है ना, यानी जो करेक्ट रजिस्टर मुझे यहाँ रखना चाहिए वो है 2 ओम। ओनली देन इनकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी करंट और वोल्टेज की। क्लियर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। आपको टोटल रेजिस्टेंस और करंट बताना है। देखो ऐसे फिगर्स वाले क्वेश्चन बहुत मतलब ये फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे जब आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो मेरी एक टिप ये होगी कि हमेशा लास्ट वाले रेजिस्टर से शुरू करें। मतलब आप अभी यहाँ पे R4 को नोटिस करेंगे, R4 और R3 को, तो मुझे बताइए कि R4 और R3 ये दोनों केस में है, सीरीज में है, तो उससे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ R5 इज इक्वल्स टू R3 प्लस R4। ये R5 वो है जो इनका रिजल्टेंट होगा, R3 आपके पास 6 है, 4 आपके पास 4 है, तो बेसिकली 10 ओम। अब आप ये मान लीजिए कि ये R2 यहाँ पे था, इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो जो भी एक मैं आपको डायग्राम में समझा रही हूँ, ऐसा एग्जाम में मत करके आ जाना। आप ये मान लीजिए कि जो भी R5 मैंने कैलकुलेट किया वो भी क्या होगा फिर पैरेलल। तो अब पहले मैं R5 और R2 का पैरेलल वो निकालूंगी और उससे करूंगी R6, 1/R2 प्लस 1/R5, 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, विच इज आप पूरा सॉल्व करना 5 ओम आ जाएगा।
अब जो इनका रिजल्टेंट है वो इस R1 के साथ कैसे होगा, इस तरीके से, ये तो सीरीज होती है, तो हम क्या करें R1 प्लस R6 यानी 7 प्लस 5, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम, यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम, दिस इज द आंसर। लेकिन अभी इन्होंने टोटल करंट भी बोला निकालने को। आपके पास वोल्टेज है 24, आपके पास रेजिस्टेंस है 12, करंट कितना होगा 2 एम्पियर, कैलकुलेट कर लेना, मैंने कुछ नहीं ओम्स लॉ में रखा है, बहुत बार रख चुकी हूँ अब तो इस वीडियो में, इसीलिए डायरेक्टली कर दिया अभी मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and 200 watt at 220 volt are connected in series in parallel to main electric supply 220 volt. Find the current drawn in each case. देखो, अगर मैं बात सीरीज की करती हूँ तो उसमें आप देखना करंट चेंज नहीं होता रेजिस्टर्स के लिए, करेक्ट। तो अगर कोई रेजिस्टर्स इस तरीके से लगे हैं, तो ये R1 या R2, बट इसमें फ्लो करने वाला जो I है वो दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। तो इन फॉर दी सीरीज मैं क्या करूंगी, मैं RS कैलकुलेट कर लूंगी और फिर मैं I कैलकुलेट कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास V तो अवेलेबल है 220, करेक्ट। बट जब मैं बात पैरेलल की करूंगी, मैंने ये कोर इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग इस तरीके से सोच ही नहीं पाते हो। अब इसी एक क्वेश्चन को इन्होंने ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जब मैं सॉल्व करने चलूंगी तो आप लोग क्या करते हो कि जो पैटर्न आपने सीरीज पे अप्लाई किया आप सेम उस पे अप्लाई करते हैं पैरेलल पे, पर इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। पैरेलल का केस अलग है, केस अलग इसलिए है पैरेलल का क्योंकि यहाँ पे करंट एक दूसरे पे डिवाइड हो जाते हैं भाई। ओके, यहाँ पे जो I है ना, ये इधर I1 जाएगा तो इधर I2 जाएगा, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है इन दैट केस आप इसके अलग अलग ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब आप R1 के लिए कुछ अलग कैलकुलेट करेंगे I1, और फिर आप R2 के लिए अलग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल तो लें, चलो नाउ विदाउट एनी डिले फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। लेट मी ऐड वन मोर पेज फॉर इट, ठीक है। तो दो लैंप थे हमारे पास, एक 100 वॉट और एक 220 वोल्ट का। तो अगर मैं यहाँ से आपके पास V है 220 और आपके पास पावर है 100, R निकालना तो आना ही चाहिए, फॉर्मूला होता है ये। तो देखा जाए तो R आएगा V स्क्वायर बाय P से, V का स्क्वायर कर लो 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 100, इसे आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 484 ओम, यानी जो आपका एक R1 आ रहा है वो आ रहा है 484 ओम। R2 की बात कर लेते हैं, वोल्टेज तो सेम ही था जितना मुझे याद है, पावर लेट मी चेक, पावर था 220, तो वापस से सेम कर लेते हैं, R2 इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 200, 0 0 0 0 11 या फिर इसे हाँ 242 ओम इज R2। आपके पास R1 R2 आ चुका, मुझे पहले सीरीज में करंट कैलकुलेट करना है, एंड फॉर सीरीज मैं इसका RS कैलकुलेट करूंगी, R1 प्लस R2 विच इज दिस। अगर आपके पास रेजिस्टेंस आ चुका है और अब आपके पास वोल्टेज है तो आप I निकाल सकते हो, V इज इक्वल्स टू IR, वोल्टेज है आपके पास 220 और आपके पास रेजिस्टेंस है 726, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 0.303 एम्पियर आएगा। दिस इज दी करंट इन सीरीज। आपका क्वेश्चन फिर से देखते हैं, क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों ही केस में सीरीज और पैरेलल में करंट बताना, तो मैंने करंट तो बता दिया, सीरीज में आ रहा है 0.303 एम्पियर, पैरेलल की बात करेंगे अब हम। लेट मी ऐड वन मोर शीट फॉर वन मोर पेज। नाउ इन केस ऑफ पैरेलल हमें करंट तो अलग अलग ही निकालना है,
तो आप I1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन V1 क्यों नहीं कर लें हम? P1 आपका पावर गिवन है 100 और आपका V1 है 220, है ना। इसे आप सॉल्व कर लें 0.455 एम्पियर। अगर मैं I2 की बात करूं तो P2 अपॉन V2, इन दैट केस आपको बोला है 200 अपॉन में 220, जिससे सॉल्व करेंगे तो 0.909 एम्पियर आएगा कुछ। बट आपसे केसेस में पूछा था तो पैरेलल में असल में टोटल करंट कितना आ रहा है, I1 प्लस I2, आप इन दोनों को प्लस कर दें 1.364 एम्पियर। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। सीरीज का केस अलग है टोटल, पैरेलल का केस ही अलग है टोटल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखें। स्टूडेंट बॉइल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट। एक स्टूडेंट है, 20 मिनट तक उसने पानी गर्म किया है। वो चाहता था कि उसी सेम मेन सप्लाई से वो पानी को बॉईल करे, लेकिन उसका टाइम कम लगे उसे बॉईल करने में। उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? फिर से मैं कहूंगी, अगर आपको कोई चीज बॉईल वगैरह करनी है तो करंट ना देख के आप देखो कि पावर क्या है उस हीटिंग एलिमेंट की, है ना। तो यहाँ सारा गेम पावर से पहले समझेंगे। तो एक बात होती है पावर की और दूसरी बात आती है रेजिस्टेंस की, क्योंकि इन्हीं दो पे बात होगी। पावर, क्योंकि कोई भी अगर एलिमेंट चल रहा है, एलिमेंट पानी गर्म कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि उस पे पावर कितना है। आप वॉट देखते हैं हमेशा, तो आप अप्लायंस खरीदते हैं तो पावर तो यहाँ पे आना ही है। रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जितने भी ये हीटिंग एलिमेंट होता है उनका रेजिस्टेंस वैसे लो होता है, सॉरी हाई होता है, और इसीलिए वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जरा इन दोनों को देखेंगे। पहले तो पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन देख लो, जो मुझे फिर से क्लियरली यही याद दिला रहा है कि पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप चाहते हो कि टाइम कम लगे, मुझे बताओ टाइम कम लगने के लिए पावर तो ज्यादा चाहिएगी ना। ज्यादा पावर का हो तो टाइम कम लगेगा, पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस को क्या करना है, कम। रेजिस्टेंस कम, बट हमसे तो लेंथ पूछा था दीदी। भाई रेजिस्टेंस का लेंथ से क्या लेना देना है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर अब मैं कह रही हूं कि रेजिस्टेंस कम, तो लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा, कम। इसीलिए इसका सीधा सीधा आंसर है कि आप अपने वायर की लेंथ को, मेटेलिक वायर की लेंथ को क्या कर लो, डिक्रीज कर लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, और अगर पावर बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा बॉईल करने में। बढ़े आगे, लास्ट क्वेश्चन। इट वुड कॉस्ट अ मैन ₹3.5। ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ये कहना चाह रहे हैं कि एक इंसान को ना 1 किलोवाट एनर्जी खरीदने के लिए 3.5 रुपए देने पड़ते हैं मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड पे, और उसका जो जनरेटर है वो 2 किलोवाट एनर्जी देता है मैक्सिमम, लेकिन उसका वो जनरेटर कम से कम 3 घंटे चल जाता है। बताओ, इतनी एनर्जी जो उसका जनरेटर उसको दे रहा है, उतनी ही एनर्जी अगर उसको मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड से खरीदनी पड़े तो उसे कितने रुपए पड़ेंगे? तो देखो, अगर पावर, सबसे पहले तो बात एनर्जी की है, आप ये कैलकुलेट करिए कि जनरेटर एनर्जी दे कितनी रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। आपके पास पावर है 2 किलोवाट आवर, टाइम लगा 3 घंटे का, तो वो असल में 6 किलोवाट आवर की एनर्जी जनरेट कर रहा है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले पे, तो उसने कहा था कि मैं 1 किलोवाट एनर्जी के रुपए कितने लूंगा, 3.5 रुपए लूंगा। तो भाई 6 किलोवाट के लिए वो कितने लेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बताओ, इसमें कोई मुश्किल थी? 6 5 13, 21 रुपए लेगा वो, बस 21 रुपीज की कॉस्टिंग पड़ेगी अगर आप 6 किलोवाट आवर मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड से लेते हैं। तो दैट्स इट एंड दैट्स द एंड फॉर दिस वीडियो टू। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको रिवाइज हो गया होगा आपका चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से फिजिक्स का ही ले रही हूँ एंड हम फिर उसे डिस्कस करेंगे, और वो चैप्टर मैग्नेटिज्म होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन लेकर आऊंगी। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।